हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनीष श्रीवास्तव लेकर आया हूं आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो, जिस वीडियो का नाम है वर्णमाला। और कौन सी वर्णमाला? हिंदी वर्णमाला, जो कि हर एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षाओं के बहुत ही अनिवार्य है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो है विद्या। विद्या का मतलब कॉपी किताब, यही मेरा ज्ञान, यही मेरा सब कुछ। मेरा खुद का बनाया हुआ नोट्स हिंदी का, जो आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरा जो नोट्स है, इसको मैं बहुत ही मेहनत से तैयार किया हूँ। तो प्लीज़ मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ मीन्स बहुत कुछ। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है जय माँ सरस्वती। जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान की देवी माता सरस्वती हैं। और जय श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री गणेश, यानी किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए भगवान श्री गणेश का नाम लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा नाम मनीष श्रीवास्तव है। गांव रामापुर, पोस्ट गौरा और डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, स्टेट यूपी। कहा गया है वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तस्वीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। आइए दोस्तों, देखते हैं ध्यान से। आगे कहा गया है चलो जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, पंखों को खोलकर खुद आसमान देखते हैं। चलो जिंदगी की कहा गया दोस्तों, चलो ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, पंखों को खोलकर आसमान देखते हैं। चलो ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं और पंखों को खोलकर आसमान देखते हैं। आज से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। आगे अंतिम है और फिर सेशन को स्टार्ट करेंगे। देख लेते हैं ध्यान से कहा गया है क्या लिखा है मैंने और क्या चीज़ें हैं ये आखिर। कहा गया दोस्तों कि सपनों को पूरा करना है, लोगों ने मुंह मोड़े हैं, पर हमें कुछ नहीं मोड़ना, हमें मुंह ही नहीं मोड़ना है, बल्कि सपनों को पूरा करके दिखाना है, बल्कि सपनों को पूरा करके दिखाना है। और आशा करते हैं कि अगर हमारे साथ आप रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, तो हमारा भी सपना पूरा होगा और आपका भी सपना पूरा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्यारा सा सेशन, जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला। जैसा कि आप देख सकते हैं, हिंदी वर्णमाला सबसे बड़ी चीज़ है कि वर्णमाला ये आखिर है क्या चीज़। किसी भी माला, जैसे माला के मतलब गुलाब, गुलाब के कई फूलों को अगर एक धागे में पिरो दिया जाए तो माला बन जाएगी। किसकी बनेगी? गुलाब की माला। ठीक है, वैसे ही आगे क्या लगा है? वर्ण। तो वर्णों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप ही वर्णमाला कहलाता है। पहले हम वर्ण समझते हैं कि वर्ण आखिर क्या चीज़ है। भाषा की सबसे छोटी क्या ही ध्वनि है, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। यानी जो लिखित रूप में होता है उसे वर्ण कहेंगे, लेकिन जो अलिखित रूप से है वो ध्वनि है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, तो ये ध्वनि है, लेकिन अगर ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं तो ये वर्ण है। ठीक है भैया। तो कहा गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। आगे डिफिनेशन है वर्णमाला का। वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्ण का एक ऐसा क्रमबद्ध और एक ऐसा सुव्यवस्थित रूप या समूह, जिसको हम वर्णमाला कहते हैं। आगे है आपका भाषा। वर्ड मीन्स ऑफ लैंग्वेज। हमारे मन के सकारात्मक तथा नकारात्मक विचारों को किसी अन्य के समक्ष या उसके सामने प्रकट करने का जो माध्यम होता है, उसी को भाषा कहते हैं। जैसे पेड़ से अगर हमें फल तोड़ना है तो उसका माध्यम पत्थर होगा या कोई भी चीज़ें होंगी। ठीक वैसे ही हमारे मन के अंदर, चाहे वो सकारात्मक पॉजिटिव, नकारात्मक निगेटिव विचार हैं, और हम किसी के सामने प्रकट कर रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं, तो उसका जो माध्यम है, व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। कोई पूछ सकता है कि हिंदी में वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जानते रहेंगे हिंदी में वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है हमारा भाई बहन स्वर, जिसको इंग्लिश में वावेल कहेंगे। नंबर दो व्यंजन, जिसको हम कॉन्सोनेंट कहेंगे। कहा गया है स्वर जिनका उच्चारण एक यानी स्वयं की सहायता से अथवा स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम स्वर कहते हैं या वावेल कहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है याद कैसे करें, तो आप इतना याद रखिए, स्वयं की सहायता से या स्वतंत्र रूप से। यानी जिनका उच्चारण स्वयं की सहायता से हो, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उन्हें हम स्वर या वावेल कहते हैं। और आखिर ये वावेल और स्वर होते क्या हैं और कितने होते हैं, इनके बारे में देखते हैं ध्यान से। कहा गया जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। यानी ये हमारे स्वर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यानी कुल कितने हैं? 13, लेकिन मुख्य रूप से पूछे तो 11। ये दो माइनस क्यों हो गए?
इसे क्या कहते हैं? इसको क्वेश्चन पूछता है कि अंग और आह को क्या कहेंगे, तो हम जानेंगे अंग और आह को अयोगवाह कहते हैं, अंग को अनुस्वार कहेंगे और आह को विसर्ग कहेंगे। कहा गया है दोस्तों कि मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। यदि अंग और आह को शामिल कर लिया जाए तो स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि स्वर कुल कितने होते हैं, स्वर मुख्य रूप से कितने होते हैं। तो स्वर कुल जो होते हैं वो आप देख सकते हैं 13 और मुख्य रूप से 11 होते हैं। और 2 फार अंग और आ को माइनस कर देंगे और प्लस करेंगे तो 13, माइनस करेंगे तो 11। इसको आप जानिएगा। आगे है कि मूल स्वर कितने होते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। तो मूल स्वर 4 होते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके 4 प्रकार के मूल स्वर हैं। यानी मूल स्वर में जिसमें कोई मात्रा का प्रयोग ना हुआ हो, जिनका उच्चारण कम समय में हो जाए, उसे मूल स्वर कहेंगे। संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त स्वर किससे मिलकर बनते हैं? तो हम देख सकते हैं बहुत पूछता है क्वेश्चन। संयुक्त स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। ए किससे मिलकर बना? छोटा आ, बड़ा आ प्लस छोटी ई और बड़ी ई मिल जाएंगे तो ए बन जाएगा। छोटा आ या बड़ा आ, ए, ऐ मिल जाएंगे तो ए बन जाएगा। ओ का उच्चारण छोटा आ और बड़ा आ, जब छोटा ऊ या बड़ा ऊ से मिलेगा तो ओ बन जाएगा। और बड़ा औ किससे मिलकर बनता है? छोटा आ और बड़ा आ, जब ओ औ से मिलेगा तो औ बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्यारे भाई बहन, तभी समझ में आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया स्वरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल। कैसे आप जानेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो हम आपको बताएंगे। कहा गया स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर, नंबर 2 है दीर्घ स्वर, नंबर 3 है प्लुप्त स्वर। और ये कैसे होते हैं? किसको ह्रस्व स्वर कहेंगे, किसे दीर्घ और किसे प्लुप्त? हमारे साथ आगे देखते हैं। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहेंगे। यानी कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 प्रकार के हमारे स्वर हैं जिन्हें उच्चारण करने पर कम समय लगेगा, तो ये आपके ह्रस्व स्वर हो गए, जिन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। सेकंड नंबर है आपका दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक 2 गुना समय लगता है, उन्हें ही हम दीर्घ स्वर कहेंगे। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 प्रकार के हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो हम जानेंगे 7 होते हैं। और पूछ सकता है कि दीर्घ स्वर का उच्चारण करने में कितना समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है या 2 गुना समय लगता है। फिर पूछ सकता है कि प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों में से कई गुना समय लगता है, यानी कि जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व और दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगे, उन्हें हम कहेंगे प्लुप्त स्वर। जैसे कहते नहीं ओम, तो ओम का उच्चारण करने में क्या है, हमें बहुत ज़्यादा वक्त, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, तो क्या है ओम? हमारा ये प्लुप्त स्वर है। और बेसिकली क्या है ये आपका, इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं आप दीर्घ या गुण। इसका 2 मात्रा का उच्चारण होता है, जिसे मैं छंद यानी मीटर्स में आपको पढ़ाऊंगा। आगे देखते हैं, ध्यान से। कहा गया है स्वरों का उच्चारण स्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई बहन, देखेंगे ध्यान से। स्वरों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान चाहे स्वर का हो चाहे व्यंजन का हो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया से पूछता है। ध्यान देंगे, वर्ण, वर्ग और उच्चारण स्थान। छोटा और बड़ा आ, ये क्या है? कंठ है। कंठ में क्या होता है? कंठ, यानी गले से इसका उच्चारण होगा। और छोटी ई, बड़ी ई, तालब, तालब में तालू से, तालू कहाँ होता है? जीभ के ऊपर का हिस्सा जो होता है उसे तालू कहते हैं। जीभ उठ करके उसमें टच करेगी तब जाकर के छोटी ई या बड़ी ई का उच्चारण हो पाएगा। आगे है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये क्या है? ओष्ठ है। ओष्ठ में होठों से, जब तक दोनों होठों ऊपर और नीचे का दोनों होठ नहीं टच होगा तब तक हम ऊ नहीं कह पाएंगे, नहीं तो आप कह के देख लीजिए। री, मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या चीज़ है? मूर्धा। मूर्धा में होता है जब तक जीभ आपकी रोटेट होगी, रोटेट में घूम जाएगी, घूम करके जीभ ऊपर के हिस्से, जीभ के ऊपर क्या है? तालू में टच करेगी, तब जाके री, री, री का उच्चारण होगा। ए, ऐ, इसका तात्पर्य कंठ तालब है, जिसे कंठ एवं तालु से दोनों से मिलकर बना है। आगे है आपका ओ, औ, यानी कंठोष्ठ, यानी कंठ एवं होष्ठ से उसका उच्चारण होता है। ये था हमारा स्वरों का उच्चारण स्थान। आइए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं स्ट्रक्चर के रूप में आपको बताना चाहूँगा। स्ट्रक्चर अगर दिमाग में सेव रहेगा तो आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। स्वर 2 प्रकार का यहाँ दिखाया गया है, और प्लुप्त का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जानते रहेंगे। स्वर और ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में 4, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। और दीर्घ आपके हैं सामने 7, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ओके डियर, आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, लेकिन चीज़ें हैं क्या और कैसे बनी इसके बारे में आगे के पेज में लिखा हूँ और वहाँ बात करूँगा, पर आप समझ लीजिए। अनुनासिक
एग्जाम में पूछता है अनुनासिक क्या है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप ध्यान, जिसके ऊपर चंद्र बिंदी है वो हमारा अनुनासिक होता है। आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ किसे कहेंगे, अर्धचंद्र, जिसके ऊपर अर्धचंद्र है, बिंदी ना हो, सिर्फ अर्धचंद्र हो, उसे कहेंगे आगत ध्वनियाँ। या नुक्ता होता है, नुक्ता में जहाँ पे एक बिंदी केवल रखी गई है उसे नुक्ता कहते हैं। दीर्घ संधि स्वर, दीर्घ संधि स्वर क्या है, दीर्घ संधि स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। दीर्घ स्वर संधि भी समझाए थे ना, जहाँ पर 2 मात्राएं होती हैं, कोई मात्रा हो तो वहाँ दीर्घ होता है, जहाँ पर 2 नंबर जिक्र, ऐसे जिक्र 5 की तरह जिक्र 2 काउंट करते हैं, उसे कहेंगे दीर्घ। आगे है आगत स्वर है, आगत स्वर में बड़ा आ, ऊपर क्या है, चंद्रबिंदी। ये आगत ध्वनियाँ और आगत स्वर का मतलब जिसके ऊपर ये आधा चंदा होता है उसे हम आगत स्वर या आगत ध्वनियाँ कहते हैं। आइए देखते हैं भाई बहन, अग्रस्वर किसे कहेंगे, छोटी ई, बड़ी ई और ए और ए, ये आपका अग्रस्वर है। और पश्चस्वर किसे कहेंगे, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, और ये आपका आ जिसके ऊपर चंद्रबिंदी है इसे कहेंगे पश्च स्वर। मध्य स्वर छोटा आ होता है, और बहुत क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि मध्य स्वर किसे कहते हैं या मध्य स्वर में कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से नहीं, केवल एक होता है, जैसे छोटा आ कहते हैं। या कुछ पूछ सकता है कि छोटा आ किसमें है, किस स्वर में, अग्र स्वर में, पश्च स्वर में, मध्य स्वर में, तो हम जानेंगे छोटा आ जो होता है ये मध्य स्वर में है भैया। संवृत्ति स्वर, संवृत्ति स्वर क्या है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आपका संवृत्त स्वर में है। अर्ध संवृत्त क्या है, ए और ओ, ये आपका ए और ओ जो है ये आपका अर्ध संवृत्त है। और विवृत्त में क्या है, बड़ा आ और ए, ये आपका विवृत्त है। और अर्ध विवृत्त क्या है, ए, छोटा आ, ओ और आ, ये आपका है अर्ध विवृत्त। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि हम आपको स्वर सिखा चुके हैं वैसा कि अब वावल सीखेंगे। वावल में क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में क्या है, हिंदी में जो कॉन्सोनेंट होता है उसे कैसे समझें, कैसे जानें, और कैसे क्वेश्चन पूछता है कि व्यंजन क्या है। व्यंजन फॉर कॉन्सोनेंट, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं या जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें ही हम व्यंजन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी व्यंजन ना अकेला उच्चारित नहीं हो सकता और बिना किसी की सहायता से लिखा भी नहीं जा सकता। जैसे अभी क लिखते हैं, क, जैसे ये क लिखे हैं हम, जैसे हम ये क होता है, आप देखे होंगे क, तो एक का ऐसे होता है, और का के साथ जब आ जुड़ता है ना तभी एक का पूरा हो पाता है। तो कोई भी व्यंजन आधा होता है, जब उसके साथ स्वर जुड़ जाता है तो वो पूरा हो जाता है। तो इसीलिए आपका डिफिनेशन भी बना है, क्या डिफिनेशन बना है, जिन वर्णों के उच्चारण में 2 ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं या जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें ही हम व्यंजन कहते हैं। हाउ मेनी काइंड ऑफ कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उसमें संघर्षी व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या है, उसमें संघर्षी व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है और स्पर्श व्यंजन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितनी चीज़ें इसमें हैं जो आती हैं हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क वर्ग से प वर्ग, ये वर्ग क्या होता है आगे की पेज में समझाएंगे। क वर्ग से प वर्ग तथा ढ़ ये उच्छिप्त और द्विगुण होता है, यानी क से प वर्ग तक 25 और उच्छिप्त और द्विगुण 2, यानी 25 2 कितने हो गए 27। ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत 27 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आते हैं, और उसमें संघर्षी में स, ख, स आते हैं, 4 हो गए। और संयुक्त व्यंजन में छत्रंग और श आते हैं। और अगर आगे देखेंगे ध्यान से तो हमने देखकर भी समझाया है कि स्पर्श व्यंजन 25 हो गए अड़ा और अड़ा को छोड़ करके, अंतःस्थ व्यंजन 4 हो गए और उसमें संघर्षी व्यंजन आपके 4 हो गए, जोड़ने तो व्यंजन आया कितना 33 आ गया। अब स्वर की संख्या पूछे तो 11 मुख्य रूप से हैं, कुल व्यंजन पूछे तो 41, दोनों को जोड़ा गया तो कितना आया 52। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आप ध्यान देंगे कुल व्यंजन कितने होते हैं 52 होते हैं।